Hello everyone, this is आशीष कुमार गुप्ता सर एंड यू आर वाचिंग कृष्णा वर्सेटाइल ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स एंड प्रेशर। बेटा, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है। फोर्स और प्रेशर को आज हम बहुत ही डीपली समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फोर्स। अ पुश और ए पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू change the state of rest or of uniform motion of an object or changes its direction or shape। मतलब जो फोर्स है वो क्या है, एक धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, परिवर्तन लाता है या टेंड्स टू चेंज यानी परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है जिसके स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि विरामावस्था यानी कि विराम की अवस्था या यूनिफॉर्म मोशन यानी कि उसके एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है, और साथ ही क्या इसके डायरेक्शन में भी चेंजेस लाता है, या कभी कभी तो ये इसके शेप में भी चेंज ला सकता है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या है, एक डस्टर है। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म अगर ये मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में, अगर ये एक समान दर से ऐसे गति कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन अगर ये किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है तो एक कौन सा स्टेट हुआ, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट हुआ, यानी कि ये क्या है, विराम की अवस्था है। ठीक है, और स्टेट ऑफ रेस्ट में जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या, अगर हम लोग क्या कर सकते, दो ही चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इस पर या तो पुश कर सकते हैं, पुश करेंगे तो ये आगे जाएगा, और अगर इससे पुल करेंगे यानी खींचेंगे, ठीक है, तो ये पीछे की साइड आएगा। यानी कि ये कह रहा है कि जो फोर्स है, अगर हम ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के या तो विराम की अवस्था में या तो परिवर्तन लाता है या टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब है परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर ये फोर्स इसके द्रव्यमान के कंपेरिजन में अगर ज़्यादा हुआ तब तो ये इसमें परिवर्तन ला देगा। मतलब कि ये अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये मोशन में हो जाएगा, और अगर ये मोशन में है तो हो सकता है इसका डायरेक्शन भी चेंज कर दे। ठीक है, या अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, जैसे कि हम एक हथौड़ा लेके अगर इस पर पीटे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके शेप में भी चेंज ला सकता है। यही ये समझाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फैक्ट अबाउट फोर्सेस, मतलब फोर्स के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्या क्या बातें हो सकती हैं फोर्स के बारे में, वो हम लोग फैक्ट्स के अंडर समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो फोर्स है वो कब काम करता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तभी फोर्स लगता है। जैसे कि क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है डस्टर, हमारे पास है मार्कर। अगर हम मार्कर और डस्टर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, मतलब ये दोनों परस्पर क्रिया करेंगे। मतलब कि हम इससे अगर हम इस पर फोर्स लगाना चाह रहे हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या होंगे, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि दोनों परस्पर एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि इन दोनों या तो संपर्क में आएंगे, कभी कभी तो देखिए जो लास्ट वाले हैं कभी कभी तो बिना कांटेक्ट के भी फोर्स है, लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि इंट्रैक्शन, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन, कुछ न कुछ क्रिया हो रहा है। ठीक है, हम इस पर क्या पुश कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। और अगर हम फिंगर से ऐसे पकड़ के इसको खींचे तो पुल करेंगे तब तो हमारे फिंगर और इसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको इंट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जो फोर्स होता है, फोर्स के पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में इसमें भी डायरेक्शन होता है। मतलब हमें फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो फोर्स में भी डायरेक्शन होता है, और फोर्स क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। और जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर हो सकता है, वैसे ही फोर्स का भी एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स थर्ड है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और शेप। मतलब जो फोर्स है, अगर किसी वस्तु पे जो कार्यरत बल होता है वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के विराम की अवस्था को
क्या कर सकता है, बदल सकता है। अगर वो रुका हुआ है तो अगर फोर्स लगने पे हो सकता है वो मोशन में हो जाए, या स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हो सकता है कोई उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो वो स्टॉप हो जाए, या फिर उसका मोशन या तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए या घट जाए, या ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और क्या, शेप भी चेंज हो सकता है। फोर्स लगाने पे क्या हो सकता है, शेप भी, जैसे क्या हम लोग एक कोई भी रॉड है या कोई भी वस्तु है उस पर अगर हम लोग किसी भारी वस्तु से प्रहार करते हैं तो उस वस्तु का क्या होता है, शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है। फोर्थ, अ फोर्स कैन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। मतलब कि जो फोर्स है, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रहा हो, ठीक है, वो कैसे कार्य कर सकता है, वो कांटेक्ट में रहकर भी कार्य कर सकता है और विदाउट कांटेक्ट, मतलब बिना कांटेक्ट के भी काम कर सकता है। विथ और विदाउट, मतलब कि जैसे ये वस्तु है, अगर इस पर फोर्स लगाना है तो हमें अपना ये फिंगर और इसे दोनों को कांटेक्ट में लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब ये फोर्स लग रहा है तो ये मूव कर रहा है आगे कोई। लेकिन कभी कभी कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बिना कांटेक्ट के ही किसी ऑब्जेक्ट पे लग सकते हैं। जैसे कि दो मैग्नेट्स हैं, मान लीजिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट में आप लोग जानते हैं दो पोल्स होते हैं, ठीक है, एक एस पोल होता है, नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। ऐसे एक और मैग्नेट अगर हम लोग ले लें, ठीक है, एस और एन ए इसके पोल्स हो गए। हम लोग जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स को हम लोग पास लाते हैं, अगर उसका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों, ठीक है, सेम साइड में हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके बीच में क्या होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स को इस तरीके से कर लें कि दोनों के सेम पोल्स, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स या फिर साउथ पोल्स। साउथ पोल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, ठीक है, दोनों के या नॉर्थ पोल्स या साउथ पोल्स अगर एक सेम साइड में हो और हम लोग इनको पास में ले जाएं तो ये दोनों क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। मतलब कि ये लोग पास नहीं आते, बल्कि ये दोनों मैग्नेट्स क्या करते हैं, पास नहीं आ पाते, मतलब दूर से ही एक दूसरे की ओर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, मतलब पीछे की ओर ढकेलने लगते हैं। ठीक है, तो सेम पोल्स होने पे ये दोनों क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, और पोल्स क्या अगर डिफरेंट होते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब कि दोनों आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि दो मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, मतलब वो दोनों विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट ही उनके बीच में फोर्स लग रहा है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलिए अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। The contact forces act on a body when the source of force is in actual contact with the body। मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, इसमें वो कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई भी फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कब कहलाएगा, जब वो बॉडी यानी वस्तु और फोर्स दोनों क्या होंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। मतलब कि अगर हमने इस मार्कर से अगर इस बॉडी, ये कौन सी बॉडी है, डस्टर है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सोर्स ऑफ फोर्स है, फोर्स का सोर्स कौन है, ये है, ठीक है, इसी से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये सोर्स ऑफ फोर्स हुआ और ये बॉडी हुआ, दोनों एक्चुअल कांटेक्ट में रहेंगे, तभी क्या ये वाला जो फोर्स होगा, जो मार्कर के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहें। इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस हैं जो क्या कांटेक्ट में रह कर अप्लाई होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स में होता क्या है, जैसे हमारा ये फिंगर है, ये हमारा हैंड है, इसमें ढेर सारे फिंगर्स हैं, ठीक है, और फिंगर्स के बीच में आपको पता है छोटे छोटे बोन्स होते हैं, और उनके ऊपर से हमारे मसल्स हैं। मसल्स क्या करते हैं, इस बोन को अगर आप बॉडी मान लो, यानी ऑब्जेक्ट मान लो, कोई वस्तु मान लो, ठीक है, और ये जो मसल्स हैं ये मान लो आपका सोर्स ऑफ फोर्स है, तो ये मसल्स क्या करते हैं, आपस में खिंचाव तनाव करके ही इन बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो मसल्स हैं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बोन्स पर, ठीक है, बोन्स को मूव कराने में, ठीक है, ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि ये एक्चुअली इसके एक्चुअल कांटेक्ट में है, ठीक है, एक्चुअल कांटेक्ट में, इसलिए,
ठीक है। अब क्या है मैकेनिकल फोर्स, यानी यांत्रिक, इसको यांत्रिक बल भी कहते हैं। मैकेनिकल फोर्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मशीन्स होते हैं, मशीन्स उनमें क्या है, मशीन्स में फोर्स जो अप्लाई हो, जो प्रोड्यूस होता है वो पता है क्या होता है, कैसे होता है, उस पर मशीन्स में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट में रहते हैं, और ठीक है एक्चुअल कांटेक्ट में रह करके ही क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जो भी उन्हें करना हो, मतलब मशीन का जो भी काम होता है, क्योंकि अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो मैकेनिकल फोर्स होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, घर्षण बल। जैसे कि अगर टेबल पे डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, डस्टर या कोई भी एनी बॉडी, कोई भी वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस डस्टर और टेबल दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। अगर टेबल पे जैसे अगर हम हैंड पे ही रखे हुए हों, ठीक है, तो हमारे हैंड और इस डस्टर के बीच में क्या है, ठीक है, कांटेक्ट है, मतलब इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जब हम इस डस्टर को आगे या पीछे कर रहे हैं तो यहाँ पे घर्षण हो रहा है, घर्षण यानी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से डस्टर आगे की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हमको फील हो रहा है कि ये इसको कोई फोर्स है जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। वो घर्षण है जो इसे रोक रहा है, ठीक है। इस घर्षण की वजह से ही क्या हो रहा है, एक घर्षण बल, ठीक है। अगर ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की ओर घर्षण बल काम कर रहा है, घर्षण की वजह से। इसलिए इस घर्षण, इसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन यानी गति को क्या करता है, गति का विरोध करता है, ठीक है। आगे तो ये तीन तरह के फोर्स, मस्कुलर फोर्सेस, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन तरह के फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब हमें जो जानना है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या है, ठीक है, फोर्सेस विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, मतलब कि ऐसे बल जो कि क्या मतलब कि जिन बॉडी पे वो काम कर रहे हैं, मतलब टू, जैसे कि दो बॉडी है, बिटवीन टू बॉडीज़, मतलब कि एक ये बॉडी हो गया, एक हमारा डस्टर हो गया, ये दोनों दो बॉडी हो गए, इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो अगर इनके बिना कांटेक्ट में आए अगर लगे, मतलब दूर दूर से ही अगर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे मैंने मैग्नेट वाला आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे भी मैं एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैग्नेटिक एक्सर्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकिल। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, मैग्नेट में आप लोग जानते हैं, मैग्नेट दूर से ही चीज़ों को या तो आगे की ओर ढकेल देता है या तो क्या करता है, पास लाके अब खुद में क्या कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु हो, ठीक है, जो आयरन का, स्टील का, कोबाल्ट का या निकल का बना हो, ठीक है, उसे क्या करता है, मैग्नेट उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, आरोपित करता है वो, ठीक है, दूर से ही, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसी उन्हीं फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स तो है क्योंकि मैग्नेट की वजह से जनरेट हुआ है, लेकिन उसे नॉन कॉन्टैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से ही मैग्नेट उसको या तो इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और दो कॉन्टैक्ट, और दूर से ही अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के लाता है, दूर से ही खींच लेता है, तो बिना कॉन्टैक्ट में आई खींच लिया। और अगर दो मैग्नेट के अगर हम कभी क्या करते हैं, अगर सेम पोल्स को, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, सेम पोल्स को अगर सामने लाते हैं तो दूर से ही वो एक दूसरे को दूर क्या करते हैं, रिपल्स करने, दूर ढकेलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। मतलब अगर सिमिलर चार्ज होने पे अगर रिपल्सन हो रहा है और अपोजिट चार्ज होने पे अगर दो वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे मान लीजिए दो वायर्स हैं आपके पास, ठीक है, एक वायर है, इसका प्लस सिरा ए है, ये माइनस सिरा,
ठीक है, दूसरा वायर है, ठीक है, इसका प्लस सिरा ये है, ये माइनस सिरा, ठीक है, माइनस। अब क्या इन दोनों में अगर करंट फ्लो हो रहा हो ना, अगर हम इसके पॉजिटिव चार्ज वाले वायर को अगर हम लोग इससे ऐसे मैच कराएं तो यहाँ पे तुरंत रिपल्सन होगा, मतलब यहाँ पे वायर तुरंत गल जाएगा या फिर यहाँ पे क्या चिंगारी निकलेगी, ठीक है। और अदर केस में क्या हो सकता है, इसके प्लस चार्ज को अगर हम इसके माइनस चार्ज से मिलाए ना तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और दोनों वायर्स क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। जबकि प्लस चार्ज के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा और माइनस चार्ज के बीच में भी रिपल्सन होगा, ठीक है। इनको जैसे ही पास ले जाएंगे तुरंत वहाँ पे चिंगारी निकलेगी, दोनों वायर्स हो सकते हैं गल भी जाए, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सिमिलर चार्ज होने पे क्या हो, रिपल्सन, ठीक है, मतलब कि दोनों वायर गल सकते हैं, ठीक है। और अपोजिट चार्ज होने पे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे और करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ऐसा फोर्स जो सिमिलर चार्ज होने पे क्या रिपल्सन हो और अपोजिट चार्ज होने पे अट्रैक्शन हो, ठीक है। यहाँ वायर्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कांटेक्ट कराने जाते हैं, ठीक है, तो या तो वायर्स दोनों गल जाते हैं अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो, और क्या अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो दोनों सट जाते हैं और करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, मतलब कि ऐसा बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपने देखा है कि पृथ्वी जो है हर किसी भी फ्री वस्तु को जो ऊपर से छोड़ी जाती है उसको ये क्या करता है, नीचे की ओर अपने सेंटर की ओर ये खींचती है, ठीक है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो पृथ्वी और इसके बीच कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी इसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होता है, आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप एक बाल्टी में क्या करें, अगर वाटर ले लें, ठीक है, आप हाफ बाल्टी ले लो वाटर, ये हाफ बाल्टी है, ठीक है, आधी बाल्टी आप वाटर ले लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, इसमें या तो अपने हैंड से या किसी स्टिक की हेल्प से आप इसमें क्या करो, रोटेशन पैदा करो। तो रोटेशन जब आप पैदा कर दोगे तो आप देखो कि जो वाटर के जो अपर लेयर है या लेवल है, ठीक है, ये क्या है, एकदम स्ट्रेट जो है, ठीक है, प्लेन की तरह है, ये आप देखोगे यहाँ पे कर्व्ड हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कर्व हो जाएगा, यानी कि मिडिल में क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाता है, ऐसा दिखाई देता है और ये रोटेशन कर रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटेशन की वजह से इसमें एक फोर्स जनरेट होता है सेंटर में जो वाटर को नीचे की ओर खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा वाटर जो है नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। इसी सेम केस हमारे अर्थ के साथ भी है। अर्थ क्या कर रहा है, हर वक्त अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है, ठीक है। चलिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हमने अभी तक फोर्स देखा, फोर्स के टाइप्स देखे, ठीक है, टाइप्स में हमने कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, फिर उनके भी कितने पार्ट्स हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, मतलब किसी एरिया पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस एरिया पे क्या होता है, एक चीज़ और क्या होता है, जनरेट होता है। उसको क्या चीज़ है, वो है
हमारा प्रेशर यानी दाब। ठीक है, कैसे देखिए, जब ये हमारे पास एक डस्टर है, ठीक है, डस्टर पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, हम इस एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। जब इस पे एरिया लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक दाब पे भी पैदा हो रहा है। ठीक है, ये दाब ही है जो इस वस्तु को आगे की ओर ढकेल रही है। लेकिन इस दाब की वजह से क्यों आगे जा पे, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको क्या होता है, अगर ये दबने वाली चीज़ होती है तो यहाँ पे दबता है, लेकिन ये दब नहीं पा रहा है, इसलिए ये आगे की ओर मूव कर जा रहा है। कभी कभी क्या होती है, ठीक है, दाब की वजह से चीज़ें पिचक जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा दाब की वजह से। ठीक है, फोर्स तो उस प्लेस पे लगता है, लेकिन फोर्स की वजह से प्रेशर भी लगता है। ठीक है, यानी दाब लगता है। ठीक है, और दाब की वजह से, ठीक है, वो वस्तु क्या होता है, उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब प्रेशर भी जनरेट होता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब इसको अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रेशर है क्या, तो आप कैसे कहोगे। मतलब कि अगर हमारे पास जो एरिया है, पहले एरिया को देख लीजिए। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, और आपको पता है अगर लेंथ का क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ब्रीथ का भी लेंथ ब्रीथ दोनों सेम चीज़ है, डिस्टेंस है, इसलिए ब्रीथ को भी अगर हम लोग 1 मीटर ले लें तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एरिया हो। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया हो। ठीक है, मतलब एरिया का वैल्यू अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, और उस पर क्या करें, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा, इस 1 से इसमें डिवीजन देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यूनिट एरिया पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तो होगा क्या, हमारा जो प्रेशर का मिलेगा उस एरिया पर कितना प्रेशर, कितना दाब लगेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको इन अदर वर्ड्स, ठीक है, पास्कल कहते हैं, पास्कल शॉर्ट में पीए। ठीक है, यानी कि यूनिट एरिया पर अगर 1 न्यूटन का हम लोग फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो हम उस यूनिट एरिया पर क्या लगने वाला जो प्रेशर होगा, दाब होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 पास्कल होगी या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये है प्रेशर यानी दाब। अब प्रेशर के बारे में थोड़ी कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे जो लिक्विड्स होते हैं या गैस होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं यानी आरोपित करते हैं या लगाते हैं क्या, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। मतलब कि वो जिन कंटेनर्स में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि जो लिक्विड्स हैं वो उसके चारों दीवारों पे, जैसे कि अगर हमारे पास एक, ठीक है, ऐसा कोई क्या है कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने लिक्विड रख दिया ना, तो जो लिक्विड करेगा वो लिक्विड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भी फोर्स, मतलब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एक, ठीक है, फोर्स यानी प्रेशर तो लगेगा ही। ठीक है, फोर्स की हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, फोर्स लगता है लेकिन फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा इस वाले वॉल पे, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और नीचे की ओर भी प्रेशर लगाएगा इस वाले वॉल पे, ठीक है, इस वॉल पे नीचे की ओर वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, और ये ऐसे प्रेशर लगाता है। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं लग पाता क्योंकि ऊपर कोई वॉल नहीं है। और लिक्विड आप जानते हो कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है। तो इसलिए इधर तो ऊंचाई है तो ये नीचे की ओर जाना है, तो इधर क्या है, ऊपर की ओर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स लगता है तभी प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, और ये फोर्स किसकी वजह से लगता है, इसके मास की वजह से लगता है। आप जब क्लास 9th में जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अभी तो आपके कोर्स में एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, और एक फार्मूला भी आपको अभी, ठीक है, नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ना है, वेलोसिटी। ये सब क्लास 9th में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या
ये हमने देख लिया प्रेशर। ऐसे ही हमारे पास गैस होते हैं। गैस क्या करते हैं, ये तो सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड क्या करता है, सिर्फ अपने चारों ओर और नीचे की ओर फोर्स अप्लाई, मतलब फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। यानी कि वो चारों ओर और नीचे की ओर प्रेशर लगाते हैं, ऊपर की ओर प्रेशर नहीं लगाता है। लेकिन हमारे जो गैस होते हैं, गैस क्या करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन दे एक्सर्ट प्रेशर, मतलब कि वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। द प्रेस, और हर डायरेक्शन में किसमें, जिस कंटेनर में रखे थे उसके हर डायरेक्शन में लगाते हैं, उसके सारे वॉल्स पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक, मतलब कि जो प्रेशर एयर के द्वारा, ठीक है, हमारे चारों ओर लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं हिंदी में वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब हम किसको कहते हैं, हवा के द्वारा हमारे चारों ओर जो भी दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब। आप जानते हैं हवा दाब डालता है। हवा एक तरह का क्या है, गैस है। जैसे बैलून में अगर हवा भरी हुई हो तो बैलून क्यों फूला रहता है, क्योंकि उसमें हवा हर वक्त उसके सभी वॉल्स पे क्या कर रही होती है, दाब डाल रही होती है, जिसकी वजह से बैलून फुला रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 था। इसका एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। इसका जो टॉपिक डिस्कस करना था वो हमने कर लिया। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस रहेगा तभी आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।